गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल्स का न्याय का सिद्धांत। ठीक है। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज का चुनाव करेंगे, संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधाएं मुहैया करा सके। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को त्याग कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खास तौर पर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौक़ों को प्रभावित कर सकती है। अतः माता पिता यह आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा कर सकें, इसके बारे में सोचें और सहयोग दें। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, उनका तर्क है कि न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी, अथवा हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे, उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति के परिवार में, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम कि इस मायने में कि हमारा जो भविष्य के समाज के लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उन नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा साबित होगा। रॉल्स कहते हैं कि अज्ञानता, रॉल्स इसको क्या कहते हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम किस समाज में पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, वो समाज या वो परिवार अमीर होगा या गरीब होगा, उच्च जाति का होगा या निम्न कुल का होगा, हमें पता ही नहीं है। तो इसको रॉल्स कहते हैं अज्ञानता के आवरण में सोचना। वे आशा करते हैं कि संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर, जैसे सब करते हैं, अपने खुद के हितों में ध्यान रखकर फैसला करना। ठीक है। तो हम अपने हितों को ध्यान में रखते हैं और उनको रखकर ही फैसला करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन जानता है कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभकारी होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनज़र समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट होगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हुआ है, ठीक है, तो वहाँ हो सकता है कि उसको कोई अवसर ना मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमज़ोरों के लिए यथा उचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हों, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों। ठीक है। यहाँ पर अपनी पहचान को विस्तृत करना, अज्ञानता के आवरण में खड़ा रहने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए उतना ही कठिन होगा जितना आत्मत्यागी बनेंगे। अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनज़र हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की ज़रूरत न रहे। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। मैंने सुना है कि न्याय में देर होना है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है
तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही से कोई लाभ नहीं मिले। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फ़ायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए? तो ये विचार विमर्श किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे फैसले का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया देखिए, अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुँच का पहला कदम है। इससे प्रकट होता है कि विवेकशील मनुष्य न केवल इससे बुरे संदर्भ मद्देनजर चीज़ों को देखेंगे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए निर्मित नीतियाँ समग्र समाज के लिए लाभप्रद हों। दोनों चीज़ों का साथ साथ चलना है। कोई नहीं जानता कि आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वालों के बीच पैदा हों तब भी उनकी रक्षा कर सकें। इसलिए उचित यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि यदि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमज़ोर न बना दें, क्योंकि यह संभावना भी बन सकती है कि खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति पैदा हो। इसलिए सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए रॉल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इस उदाहरण से हमारे पास पहले से बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता या प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण सबल रास्ता बना देता है। तो बेटा इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो अपने न्याय के सिद्धांत के तर्कपूर्ण जो उन्होंने बातें की हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जो समाज है वो ऐसा होना चाहिए कि चाहे अमीर तबके में हम जन्म ले या गरीब तबके में हम जन्म ले, चाहे वो व्यक्ति अमीर है, ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज में बनाई गई नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी ऊंच नीच के भेदभाव को हटाकर एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें निम्न जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उच्च जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति भी अपने दूसरों के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इस तरह का जो समाज होगा उससे ना किसी भी व्यक्ति को जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और सभी व्यक्तियों का अच्छे से विकास होगा। ठीक है, तो अब है सामाजिक न्याय का अनुसरण। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के जुड़ी सत्ता का उपयोग करने वालों तथा बहिष्कृतों और वंचितों में गहरा स्थायी विभाजन मौजूद है तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। हम यहाँ सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता एक रूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को न्यायपूर्ण ही नहीं माना जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि भिन्न भिन्न दूरियों में रहने वाले लगे, जहाँ अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका न मिले। तो ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है। हमें किस प्रकार के समाज की आवश्यकता है? जहाँ सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी तबकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जहाँ उनके स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, खान पान से संबंधित, उनके जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित न किया जाए और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि सभी लोग अपना विकास कर सकें। अब यहाँ देखें, लोगों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? विविध सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी आवश्यकता है।
आवास होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी एवं बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्सों पर बल दिया जाना चाहिए। लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। सभी नागरिकों के लिए बुनियादी शर्तों की पूर्ति करना किसी भी देश की सरकार के लिए आवश्यक है। तो राज्य को समाज के सबसे वंचित तबकों की मदद करनी चाहिए, जिससे वो एक हद तक समाज में समानता प्रदान कर सके। इस बात के लिए आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बहस चल रही है कि मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना समाज के सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाएगा, बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा। गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी ही चाहिए। ठीक है, और सरकारें लेती भी, आप भारत में देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, या किसानों से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं, या निर्धन परिवारों को मकान मुहैया कराने के लिए हैं, 100 दिन का रोजगार कार्यक्रम है, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगैरह हैं। इस तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, ताकि जो निम्न तबके के व्यक्ति हैं या गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। ठीक है, अब है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की जो आवश्यकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ठीक है, तो ये वर्ड किसके द्वारा कहे गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब यहाँ देखें, मुक्त बाजार